नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका संबंधित मंत्रालयों की ओर से जवाब दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। सवाल कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की पहल से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि मृदा उर्वरता और जल प्रतिधारण में सुधार के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ताकि खेत सूखे को झेलने के लिए अधिक सक्षम हो सकें। किसानों को फसल के चयन, बुआई के समय और सिंचाई पद्धतियों के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें आंकड़े प्रदान करने के लिए क्या पहल की गई है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए आंकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं। कृषि के लिए जल उपयोग संबंधी दक्षता, जो बढ़ते जल संकट के दौरान महत्वपूर्ण है, इसे बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इस सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार वर्ष 2015-16 से देश में मृदा स्वास्थ्य और मृदा में जल बनाए रखने की क्षमता में सुधार के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन की योजनाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन और फसल के उपरांत प्रबंधन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक सभी प्रकार की सहायता देने और सतत कृषि पर केंद्रित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 20 सहयोगी केंद्रों के साथ 16 राज्यों और 76 फसलन पद्धतियों को कवर करने वाले जैविक खेती पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम चला रही है। परिणामों से ये भी पता चला है कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप परंपरागत खेती की तुलना में फसल की वृद्धि और उत्पादकता के लिए बेहतर माइक्रो एनवायरनमेंट मिलता है। जैविक खेती के तहत खराब मौसम में भी फसलों को अनुकूल पाया गया है। फसलों को जैविक रूप से निरंतर उगाने से मृदा में उच्च जैविक कार्बन के साथ कार्बन को अलग करने, ऊर्जा की खपत में कमी और भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि की अच्छी क्षमता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि के लिए एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड्स के रूप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए विभिन्न पहल की है। इससे इनोवेटिव किसान केंद्रित डिजिटल सेवाओं का विकास संभव होगा और समय पर और विश्वसनीय कृषि जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से किसान केंद्रित संसाधनों को क्रियान्वित करने के लिए देश भर के किसानों को तकनीक और सूचना तक पहुंच प्रदान करना है। एग्रीस्टैट पहल के तहत सरकार ने 3 प्रमुख रजिस्ट्रियों के विकास की पहल की है, यानी किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गांव के नक्शे और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से फसल बुआई रजिस्ट्री। डिजिटल फसल सर्वेक्षण देश के सभी कृषि क्षेत्रों में विभिन्न कृषि मौसमों के दौरान बोई जाने वाली फसलों की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। एग्रीस्टैट के कार्यान्वयन से किसान लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए खुद को डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणित कर सकते हैं, बोझिल कागजी कार्रवाई से बच सकते हैं और उन्हें विभिन्न कार्यालयों या सेवा प्रदाताओं के पास फिजिकल तौर पर जाने की बहुत कम या बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ उदाहरणों में सरकारी योजनाओं और फसल ऋणों का लाभ उठाना, कृषि इनपुट आपूर्तिकर्ताओं और कृषि उपज के खरीदारों से जुड़ना, रियल टाइम में व्यक्तिगत सलाह प्राप्त करना जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा ये डेटा सरकारी एजेंसियों के लिए सटीक उत्पादन अनुमान, फसल विविधीकरण और योजनाओं और सेवाओं को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने में भी सहायक है, जैसे कि कागज रहित न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद, फसल बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फसल ऋण और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए प्रणाली विकसित करना। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भूस्थानिक और गैर भूस्थानिक डेटा को एकीकृत और मानकीकृत करता है, जिसमें उपग्रह, मौसम, मृदा, फसल के लक्षण, जलाशय और भूजल डेटा शामिल हैं। कृषि डीएसएस, फसल मानचित्र, मृदा के नक्शे, सूखा, बाढ़ निगरानी प्रणाली जैसे कई कदम प्रदान किए जाते हैं, जो सरकार द्वारा सांख्य आधारित निर्णय लेने का समर्थन करता है और अनुसंधान संस्थानों, कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा इनोवेटिव समाधानों को प्रदान करता है। व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मानचित्र, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा एक राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत तर्कसंगत भूमि उपयोग और फसल नियोजन के लिए मानकीकृत मृदा बनाने के लिए एक विस्तृत सॉइल प्रोफाइल अध्ययन किया जा रहा है, जिससे सतत कृषि को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उत्पादकता में सुधार और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस संबंध में भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन के जोखिम और मेघता का आकलन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार परियोजना के तहत किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित और बढ़ावा देना है।
जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों को संबोधित करेंगे और परियोजना के परिणाम सूखा, बाढ़, पाला, लू जैसी अत्यधिक खराब मौसम से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में मदद करेंगे। वहीं ICAR के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पिछले 10 वर्षों में यानी 2014 से 2024 के दौरान ICAR द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं। इनमें से 2177 किस्में एक या एक से अधिक जैविक और अजैविक तनावों के प्रति सहनशील पाई गई हैं। 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और चरम मौसम की घटनाओं जैसे कि गर्मी, ठंड, पाला, ओलावृष्टि, चक्रवात के आधार पर तैयार की गई हैं, जिनमें समस्या और स्थान विशेष तकनीकें शामिल हैं। ये DACP राज्य कृषि विभाग सहित विभिन्न स्टेक होल्डर्स को भेजी जाती हैं और आवश्यकता के आधार पर संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। अब सवाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। क्या सरकार ने खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को और सुदृढ़ करने के लिए खाद्य सुरक्षा में ठोस सुधार करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है। क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि कृषि और किसान कल्याण विभाग क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में NFSM यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वित कर रहा है। NFSM के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, कई नई जारी किस्मों, हाइब्रिड्स के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, समेकित पोषण तत्व और नाशीजीव प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि उपकरणों, औजारों, संसाधन, संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता वर्धन जैसे कई मानकों पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी देती है। राज्य अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति के अनुमोदन से RKVY के तहत खाद्यान्न फसलों के लिए आवश्यकता आधारित परियोजनाएं कार्यान्वित कर सकते हैं। भारत के फसलों का उत्पादन सूचकांक वर्ष 2021 में 41 से बढ़कर वर्ष 2022 के दौरान 37 हो गया है। अगला सवाल एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहल से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि एक जिला एक उत्पाद पहल की वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति और जिलों और राज्यों द्वारा चिन्हित किए गए विशिष्ट उत्पादों का ब्यौरा क्या है। चिन्हित किए गए उत्पादों के प्रचार और निर्यात के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। चिन्हित चयनित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद विशिष्ट या जिला योजना तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिया। उन्होंने बताया कि ODOP पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और उसका संवर्धन करना है ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। ODOP पहल के अंतर्गत देश भर के 782 जिलों में से 1237 उत्पादों को चिन्हित किया गया है, जिसमें वस्त्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ODOP पहल के तहत चिन्हित किए गए विशिष्ट उत्पादों का ब्यौरा DPIIT की वेबसाइट के लिंक में दिया गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सभी ODOP उत्पादों के संवर्धन और निर्यात के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित क्षमता निर्माण पहल, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस ODOP बाजार पर ई-कॉमर्स के ऑनबोर्डिंग का अभियान शामिल है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ ODOP उत्पादों को प्रदर्शित और स्टॉक करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ODOP को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों के सहयोग से वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई है। साथ ही इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में G20 बैठकों के दौरान उपहार के भाग के रूप में
अलग अलग ओडीओपी उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके अलावा डीजीएफटी की निर्यात हब के रूप में जिला पहल के अंतर्गत देश के हर जिले की क्षमता और विविधता संबंधी पहचान को दिशा देने के लिए कई पहल की गई हैं, ताकि उन्हें निर्यात का हब बनाया जा सके। इस दिशा में देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले जीआई उत्पादों, कृषि क्लस्टरों और खिलौना क्लस्टरों सहित उत्पादों सेवाओं को चिन्हित किया गया है और निर्यात संवर्धन के लिए सहायता उपलब्ध कराने और जिलों में निर्यात वृद्धि की बाधाओं को दूर करने के लिए देश के सभी जिलों में राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समितियों और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों के रूप में संस्थागत तंत्र बनाया गया है। ओडीओपी पहल के तहत जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और चुनौतियों को समझने के लिए व्यापक फील्ड दौरे किए गए हैं और आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद बाधाओं का जिक्र करते हुए विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई है और कौशल संबंधी मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए संभावित कार्यों की पहचान की गई है, जिसमें निर्यात आयात विश्लेषण भी शामिल है। देश भर के 500 से ज्यादा ओडीओपी उत्पादों की उत्पाद कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अलावा ओडीओपी पहल को बढ़ावा देने में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिला स्तर के साथ साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रयासों के महत्व को रेखांकित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 2023 में राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार शुरू किए गए। अगला सवाल राष्ट्रीय रेल योजना 2030 से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि भारतीय रेल की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? राष्ट्रीय रेल योजना 2030 नागरिकों को और राज्यों को किस प्रकार लाभान्वित करेगी और राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि भविष्य के लिए तैयार रेल प्रणाली बनाने के लिए भारतीय रेल ने राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य रेलवे की निश्चित हिस्सेदारी को 40 से 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालनिक क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलकदमियों दोनों के आधार पर कार्यनीति तैयार करना है। योजना का उद्देश्य मांग से पहले क्षमता का निर्माण करना है, जो 2050 तक परिवहन क्षेत्र में भावी वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। राष्ट्रीय रेल योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है: रेल माल ढुलाई हिस्सेदारी, मांग का पूर्वानुमान, रेल नेटवर्क की मांग, क्षमता उपयोग और बाधाओं की पहचान का अनुमान लगाना, मालगाड़ियों की औसत गति बढ़ाकर माल यातायात के परिवहन समय में कमी करना, भविष्य के समर्पित माल ढुलाई गलियारों, हाई स्पीड रेल गलियारों, उच्च घनत्व नेटवर्क और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क की पहचान करना, यात्री और माल यातायात के लिए चल स्टॉक और इंजनों की आवश्यकताओं और कुल पूंजीगत निवेश का आकलन करना। राष्ट्रीय रेल योजना के अनुसार क्षमता सृजन का उद्देश्य भारतीय रेल को अधिक कुशल, सस्ता, सुरक्षित, हरित और वैश्विक मानक के अनुरूप बनाना है, जिससे देश के नागरिकों को बेहतर यात्री और माल यातायात सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे में 73,555 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 4,230 किलोमीटर लंबाई की कुल 53 रेल परियोजनाएं निर्माण चरणों में हैं, जिनमें से 934 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 24,043 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। सभी रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित जोनवार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। किसी भी रेल परियोजनाओं को पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, बाधक जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। इन बाधाओं के बावजूद परियोजनाओं को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अगला सवाल जुड़ा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास की सुविधा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद धनंजय भीमराव महातिक ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास की सुविधा शुरू करने के लिए कोई विशेष योजना और समय सीमा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए स्लीपर क्लास कोच के डिजाइन और विनिर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास की सुविधा यात्रियों द्वारा अपेक्षित सुविधा, सुरक्षा और सुगमता मानकों पर खरा उतरे, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार
भारतीय रेल में 102 चेयर कार वेरिएंट वाली वंदे भारत सेवाएं चल रही हैं, जो बड़ी लाइन विद्युतीकृत नेटवर्क वाले राज्यों को जोड़ती हैं। वंदे भारत स्लीपर वेरिएंट का डिजाइन पूरा हो चुका है और वर्तमान में पहली प्रोटोटाइप 16 कार वंदे भारत स्लीपर वेरिएंट विनिर्माणाधीन है। चेयर कार वेरिएंट के मानकों के अलावा स्लीपर वेरिएंट में श्रम दक्षता की दृष्टि से डिजाइन की गई सीढ़ियां और बर्थ, वातानुकूलन के प्रवाह के लिए बेहतर डक्टिंग, सीसीटीवी और जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, बेहतर थर्मल और ध्वनि रोधन, अवांछित घटनाओं के दौरान नुकसान को कम करने के लिए क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से युक्त सवारी डिब्बे, इंटीरियर्स के लिए अग्निरोधी सामग्री, ड्राइवर कोचों में सीमित मोबिलिटी वाले यात्रियों के लिए स्थान और सुलभ शौचालय जैसी सुविधाओं के साथ इन्हें डिजाइन किया गया है। अगला सवाल जुड़ा है इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने। उन्होंने इस्पात मंत्रालय से पूछा कि वैश्विक बाजार में इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की पहल का ब्यौरा क्या है और मेक इन इंडिया के विजन को बढ़ावा देने और भारत को दुनिया के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने दिया। उन्होंने बताया कि इस्पात उत्पादों की ब्रांडिंग में घरेलू इस्पात उत्पादों पर QR कोड के साथ मेड इन इंडिया लेबल के माध्यम से लेबलिंग करने का प्रावधान है, जिसमें घरेलू इस्पात उत्पादों और निर्यात के लिए विनिर्मित इस्पात दोनों के लिए उत्पादों का विवरण शामिल है। इस संबंध में प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा एक पायलट रोल आउट लागू किया गया है। सरकार ने मेक इन इंडिया के विजन को बढ़ावा देने और भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए कई पहले की है, जिनमें आत्मनिर्भर पैकेजों की शुरुआत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत निवेश के अनुसार भारत औद्योगिक भूमि बैंक, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का सॉफ्ट लॉन्च जैसे कदम शामिल है। भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में उत्पादन, कौशल विकास, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले विनिर्माण के 14 मुख्य क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की गई। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों के रूप में निवेश में तेजी लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई। सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत, जो वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और देश में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश आउटरीच गतिविधियां की जाती हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अब सवाल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने। उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे। इस सवाल का जवाब विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत समयबद्ध रीति में बलात्संग और लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम से संबंधित शीघ्र विचारण और लंबित मामलों के निपटान के लिए अक्टूबर 2019 से अनन्य रूप से पॉस्को न्यायालय भी हैं। स्कीम 1 वर्ष के लिए आरंभ की गई थी, जिसका मार्च 2023 तक विस्तार किया गया था। स्कीम को अब निर्भया निधि से उपगत करने के लिए केंद्रीय भाग के रूप में 1207.24 करोड़ रुपए के साथ 1952.23 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 31 मार्च 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। निधियों को दिन प्रतिदिन व्यय में होने वाली बैठकों के लिए 7 सहायक कर्मचारी वृंद के साथ 1 न्यायिक अधिकारी के वेतन और फ्लेक्सी अनुदान को कवर करने के लिए CSS पद्धति पर जारी किया गया है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मई 2024 तक संपूर्ण देश में 30 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 410 अनन्य पॉक्सो यानी ई पॉक्सो न्यायालयों सहित 755 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय प्रचालित हैं, जिसमें 2,53,900 से अधिक मामलों का निपटान किया गया है। त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना महिला सुरक्षा, लैंगिक और लिंग आधारित हिंसा से निपटने, बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने और लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
संवेदनशील लैंगिक अपराध मामलों को संभालने में विशेषज्ञ पेशेवर और अनुभवी न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के साथ ये न्यायालय लगातार और विशेषज्ञ निर्देशित विधिक कार्यवाहियां सुनिश्चित करती हैं, जिससे लैंगिक अपराधों के पीड़ितों को आघात और संकट को कम करने में त्वरित समाधान मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों ने पीड़ितों की सुविधा के लिए एक दयालु विधिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए, न्यायालयों को बाल अनुकूल न्यायालयों में बदलने के लिए न्यायालयों के भीतर कमजोर साक्षी बयान केंद्र स्थापित करने के दृष्टिकोण को उल्लेखनीय रूप से अपनाया है। अगला सवाल पूछा है लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी विकास निधि स्कीम के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। TDF स्कीम रक्षा प्रौद्योगिकी के अभिकल्पन और विनिर्माण में नए उद्योगों, विशेष रूप से स्टार्टअप और MSME को शामिल करके आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूर्णतः इसके अनुरूप है। उद्योगों को 50 करोड़ रुपए तक का निधियन अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। लगभग 333.21 करोड़ रुपए की लागत से TDF स्कीम के अंतर्गत कुल 78 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। TDF स्कीम के तहत अब तक 10 परियोजनाओं के अंतर्गत 27 प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। अगला सवाल जुड़ा है कोविड टीकों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद PP चौधरी, विजय बघेल और डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने। उन्होंने अपने सवाल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि देश में कितनी मात्रा में कोविड टीके बनाए गए हैं और निःशुल्क टीकाकरण पर कितनी लागत आई है। राज्य सरकारों को दिए गए टीकों के वितरण का अनुपात क्या है। सहायता के रूप में कितनी मात्रा में कोविड के टीके विदेश गए हैं और सरकार द्वारा चिकित्सा अनुसंधान और सुविधाओं के विनिर्माण उत्पादन पर कितनी राशि का निवेश किया गया है। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को निःशुल्क आपूर्ति के लिए कोविड टीकों की खरीद पर अब तक कुल 36,397.65 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 29 जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में कोविड-19 वैक्सीन की कुल 220.68 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को टीकों का आवंटन आनुपातिक लक्षित जनसंख्या, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में टीकाकरण की प्रगति और टीकों की क्षति के आधार पर किया गया था। राज्यों में कोविड टीकों का वितरण कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार राज्य प्रशासन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। राजस्थान राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र में कुल 44.92 लाख वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की गई है। भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 99 देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र संगठनों को कोविड-19 वैक्सीन की कुल 3012.465 लाख खुराकें भेजी हैं। इस डेटा का विवरण mea.gov.in वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए शिक्षाविदों और उद्योग को सहायता दी है। इसके तहत DBT और BIRAC द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को 533.3 करोड़ रुपए की राशि निवेश जारी की गई है। इसके अलावा मिशन कोविड सुरक्षा के तहत वैक्सीन विनिर्माताओं को उनकी सुविधा केंद्रों में वैक्सीन निर्माण बढ़ाने के लिए 158.4 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 टीकों के विकास में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसी के साथ प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में बात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नमस्कार।